हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं 1000 बार शीशे में अपने आप को देख चुकी थी, लेकिन मेरा दिल नहीं भर रहा था। उस वक्त मैं आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। सारी लड़कियां ही मेरी तारीफ कर रही थी। मेरी कज़न, जो मेरी सबसे अच्छी सहेली थी, वो मेरे कान में बार बार यही सरगोशी कर रही थी कि तुम्हारा शौहर तो आज होश खो बैठेगा। उस बेचारे ने तो कभी तसव्वुर ही नहीं किया होगा कि उसे इतनी अच्छी बीवी मिल सकती है। दोस्त की बात सुनकर मैंने उसे घूरा और उसे कहा कि अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरा शौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका है और तुम तो जानती हो कि वहाँ पर हजारों तरह की लड़कियाँ होती हैं। मुझसे भी अच्छी अच्छी लड़कियों से उसका सामना हो चुका होगा। अब उसकी किस्मत में सिर्फ मैं ही लिखी हुई थी तो ये अलग बात है। मेरी प्यारी बहन, मर्द सिर्फ खूबसूरती को नहीं देखते। मर्दों के नज़दीक एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और वो चीज़ होती है औरत का किरदार। जो किरदार की मजबूत होती है, मर्द हमेशा उसी की तरफ तवज्जो देता है। बड़े बुजुर्ग यूं ही तो नहीं कहते कि मर्द जब भी शादी करता है तो एक ऐसी लड़की से करता है जिसका किरदार पाक साफ होता है। चाहे वो लड़की बेशक प्यारी ना हो, लेकिन अच्छे किरदार की मालिक हो। तुम खुद को ही देख लो, जो ना सिर्फ प्यारी है बल्कि उसके साथ साथ किरदार की भी मजबूत है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारा शौहर पूरी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। मैंने अपने शौहर को अपना गुलाम नहीं बनाना, बल्कि मैंने तो उसे हमेशा सर आंखों पर बिठाना है। मैंने उसे शर्माते हुए कहा। ओए होए, अभी से ये बातें शुरू हो गई। तुम्हारे शौहर ने तो अभी ही तुम्हें अपने काबू में कर लिया है, पता नहीं आगे जाकर क्या हाल होगा, उसने हंसकर कहा। मैं भी खिलकर मुस्कुराने लगी। मेरा दिल बाग बाग था, क्योंकि मैंने अपने लिए जैसा शख्स सोचा हुआ था, मुझे वैसा ही शख्स मिला था। मेरे होने वाले शौहर के ना सिर्फ एक बहुत अच्छी नौकरी थी, बल्कि उसके साथ साथ वो बहुत खूबसूरत भी था। कोई भी लड़की उसे पहली नज़र में देखती तो उसकी दीवानी हो जाती, मगर उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही ठहरी थी। जब मेरी नंद मुझे मिलने आती थी तो वो हमेशा यही बात कहती थी कि ये रिश्ता हमने अपने भाई की मर्जी से तय किया है। भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो आपके अलावा किसी और लड़की से शादी करने के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे। अपनी नंद की बातें सुनकर मैं मज़ीद खुश हो जाती और फिर रातों को अपने होने वाले शौहर के बारे में ही सोचती रहती। मैंने अपने मासूम से जहन में हज़ारों ख्वाब बुन लिए थे, जिन्हें अब मैं किसी तरीके से पूरा करना चाहती थी। शादी के लिए एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा था, और जब इंतज़ार मुकम्मल हो गया था तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अम्मी जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। मुझे हंसता देकर वो गुस्सा करने लगी और कहने लगी, अरे इस लड़की को देखो कैसे दांत निकाल रही है। अरे कुछ तो शर्म कर जाओ, तुम नई नवेली दुल्हन हो और दुल्हन शर्माती हुई अच्छी लगती है। अम्मी ने चंद लम्हों में ही मुझे बहुत जलील कर दिया था। मैंने उनकी तरफ शिकायती नज़रों से देखा और उन्हें कहा कि अम्मी, कम से कम आज तो मुझे इस तरह जलील ना करें। आज तो आप लोगों के साथ आखिरी दिन है, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगर आपने मेरे साथ ऐसा ही सलूक रखा तो मैं कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। बेटा, सारी लड़कियां शादी से पहले यही बात करती हैं और अपने वालिदैन को नखरे दिखाती हैं, लेकिन जब उन्हें ससुराल में 1 महीना मुकम्मल हो जाता है तो ससुराल वाले भी उन्हें अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर इन्हें समझ आता है कि सुख सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के घर में ही है। अभी भी तुम इसीलिए ये बात कह रही हो क्योंकि तुमने अपने ससुराल वालों का असल रंग नहीं देखा। मगर बेटा, मैं तो यही ख्वाहिश करती हूँ कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हों। वैसे तो तुम्हारी सास बहुत सादा और नेक औरत दिखाई देती है। अगर वो हकीकत में ऐसी ही औरत हुई तो फिर तो तुम्हारी किस्मत ही खुल जाएगी। और फिर उन्होंने मेरे माथे पर प्यार किया और मुझे कहा, मैं तुम्हें डांट नहीं रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। तुमने मेरे साथ इतने साल गुजारे हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें यह अंदाज़ा नहीं हुआ कि तुम्हारी माँ डांटती कब है और समझाती कब है।
अब अम्मा के लहजे में भी शिकवा आ गया था। मैंने अम्मा को कहा, अब उदास होने की ज़रूरत नहीं। मैंने भी मजाक में ही ये बात कही थी। अभी हम दोनों माँ बेटी बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही मेरी सास वहाँ पर चली आई और वो मेरी माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी, दरअसल हमने आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात सुन सकती हैं? मेरी सास ने मेरी तरफ एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया था, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो जब भी हमारे घर आती थीं तो सबसे पहले मेरा ही नाम पुकारती थीं और मुझे प्यार करती थीं। अभी मैं इतने खूबसूरत तरीके से उनके सामने तैयार हुई बैठी थी, मगर उसने नज़र उठाकर भी देखना गवारा नहीं किया। उसने मुझे यूं नज़रअंदाज कर दिया जैसे मैं इस कमरे में मौजूद ही ना हूं। वो चेहरे से भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात ना हो, क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत अहम था और मैं इस दिन को ख़राब नहीं करना चाहती थी। काफ़ी देर तक अम्मी दूसरे कमरे में उसके साथ बातें करती रहीं। इस दौरान मैं अपनी कज़न के साथ मौजूद थी। मेरी कज़न भी ये सब देखकर परेशान हो गई थी। मुझे कहने लगी, तू मान या ना मान, लेकिन तेरी सास दोबारा से कोई नया शूशा छोड़ने वाली है। मैं मान ही नहीं सकती थी। जब तुम्हारी अम्मी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि कोई सास अपनी बहू के साथ इतना अच्छा सलूक कर सकती है। अम्मी जब बाहर आईं तो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मुझे कहने लगी, बेटा दरअसल तुम्हारा शौहर रुखसती से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहता है। वो तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता है और वो मुसलसल अपनी माँ से यही जिद कर रहा है। अगर तुम कहो तो मैं उसे यहीं कमरे में भेज दूं। अम्मा की बात सुनकर मैंने हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा। मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और अम्मा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अम्मा, मैं अभी उससे नहीं मिल सकती। अभी मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है अगर मैंने उससे मिल लिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब रुखसती के बाद ही मैं उसका सामना करूंगी। आप भी उन लोगों को यही समझा दीजिए। मेरी बात सुनकर अम्मा ने इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देखा और मुझे डांटते हुए कहने लगी कि निकाह के बाद तो तुम उसके साथ घूमती फिरती रहती थी, तब तो तुम्हें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं था। अब कौन सा ऐसा अजाब आ गया है जो तुम उससे मिलने से डर रही हो? वो तुम्हें खा नहीं जाएगा, बल्कि वो सिर्फ तुमसे एक ज़रूरी बात करेगा और फिर उसके बाद यहाँ से चला जाएगा। तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी उसे भेज रही हूँ। अम्मी जाते जाते मुड़ी और फिर मुझसे पूछने लगी, क्या तुम अपनी कज़न की मौजूदगी में उससे बात करोगी या फिर तुम अकेली ही उससे पूछोगी कि उससे क्या मसला है? अम्मी आप ही तो कह रही हैं कि वो अकेले में मुझसे मिलना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि उसे अकेले में ही बात करूंगी। मैंने एक नज़र अपनी कज़न को देखा। उसने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। हजारों तरह के वसवसे थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझे कहना चाहता था। कमरे में बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सर उठाकर देखा तो कामरान कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, मगर मुझे उस वक्त उसकी ये मुस्कुराहट बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसने दरवाजे को लॉक लगाया। उसने अपना रुख मेरी तरफ मोड़ा तो ये देखकर मुझे झटका लगा। उसकी आंखों में उस वक्त पानी तैर रहा था। यकीनन वो रो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरे पास आया। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती चली जा रही थी। वो बिल्कुल मेरे सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर घुटनों के बल मेरे पाँव में ही बैठ गया। मैं तेजी से उठ बैठी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा से वहीं पर बिठा दिया और अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। आंसू टूट कर उसकी आंखों से गिर रहे थे। एक 6 फुट के मर्द को अपने सामने रोता देकर मुझे भी रोना आने लगा।
میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ اپنا اس طرح کا حال کیوں بنایا ہوا ہے؟ اور ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پا رہے؟ میں تم سے ایک مدد لینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ میں ساری زندگی کے لیے تمہارا احسان مند رہوں گا اور کبھی بھی یہ مہربانی نہیں بھولوں گا۔ تم مجھے جو کہو گی میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کروں گا۔ تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے میں تمہیں پیسے بھی دے دوں گا، لیکن صرف ایک بار میرا ساتھ دے دو، ایک بار مجھے اس تکلیف سے نکال دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس سے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جو میں تمہارے لیے کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے تمہیں اپنا شوہر تسلیم کیا ہے اور اپنے شوہر کی تکلیفوں کو دور کرنا میرا فرض ہے۔ میں نے پختہ ارادہ لیے اس سے پوچھا، لیکن جب میں نے اس کی اگلی بات سنی مجھے یوں لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر گر گئے ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے کبھی اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے ابھی اور اسی وقت سب گھر والوں کے سامنے طلاق مانگو اور سب کو یہ ظاہر کرو کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو اور یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہو۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے یا تمہارے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں جبکہ تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ محبت کو بھیجو بھاڑ میں، تم میری مجبوری کو سمجھو۔ تم یہ دیکھو کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور اس سے کہا، تم مجھے اپنی مجبوری بتا کیوں نہیں رہے؟ تم مجھے بتاؤ کہ تو میں کچھ سمجھوں گی نا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں لال تھیں۔ میں زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور نظریں چرا لی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک نامرد ہوں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ میں نے غلط سن لیا ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا اور مجھے کہنے لگا، تم نے جو کچھ بھی سنا ہے ٹھیک سنا ہے۔ میں واقعی تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ پاؤں گا اور نہ ہی میں تمہارے کبھی حقوق پورے کر پاؤں گا۔ اس لیے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تم بہت اچھی ہو، نیک ہو، پاک ہو، خوبصورت ہو۔ تمہیں ایک بہت ہی اچھا انسان مل جائے گا۔ تم میرے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی مستحق نہیں ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے کہا، تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جس وقت ہمارا نکاح ہو رہا تھا تب تم نے یہ بات اپنے منہ سے کیوں نہیں نکالی؟ تب تو تم خوشی خوشی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ تب تو تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ تم مجھے پا کر بہت زیادہ خوش ہو اور خود کو خوش قسمت تصور کر رہے ہو۔ تم نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کی؟ اگر تم مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیتے تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اور جہاں تک اپنے گھر والوں کو بتانے کی بات ہے تو میں یہ کام بالکل نہیں کروں گی۔ اب تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر والوں کی نظروں میں بھی گر جاؤں اور گھر والے مجھ سے نفرت کرنے لگے؟ میری اماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، انہیں مجھ پر بہت بھروسہ ہے۔ میں ان کا یہ بھروسہ نہیں توڑ سکتی۔ اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اپنے بل بوتے پر کرو۔ اب دوبارہ مجھ سے مدد لینے کے لیے مت آنا۔ میں تمہاری ابھی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم ایک دھوکے باز انسان ہو اور تم فکر مت کرو، بہت جلد میں تم سے الگ ہو جاؤں گی۔ تم جیسے انسان کے ساتھ میرا ویسے بھی گزارا نہیں ہے۔ میں نے اس وقت اسے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں بات کی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت میں اس انسان کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں جس نے میری محبت کا مذاق بنا کر رکھ دیا تھا اور جس نے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اپنے دوستوں اور سہیلیوں کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ میرے سر میں اس وقت شدید درد ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد درد کی وجہ سے میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور مجھے کہنے لگا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔
अगर तुम ऐसा करोगी तो ना सिर्फ तुम्हारे साथ ज्यादती होगी बल्कि मेरे साथ भी। मैंने उससे कहा कि फिलहाल खामोश हो जाओ, मगर वो खामोश ना हुआ और कहने लगा, तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, और मोहब्बत करने वाले तो अपने महबूब के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी बेवफाई तक को माफ कर दिया जाता है। वो दोबारा से जज्बाती हो गया था। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ और मुझे कुछ सोचने की मोहलत दो। वो बहुत तेजी से वहां से उठकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी कज़न परेशान सूरत लिए कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे ऊपर जो भी बीती थी वो मैंने उसे रोते हुए सब कुछ बता दिया। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें एक मुखलिसाना मशवरा दूं तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि इस इंसान को अभी और इसी वक्त छोड़ दो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। दिन रात तुम्हारे मुश्किल में गुजरेंगे, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारी उससे शादी हो गई और शादी के बाद तुम्हारी उससे तलाक हुई तो फिर ज़्यादा मसले बनेंगे। मैंने उसकी तरफ हैरानगी से देखा और उससे पूछा, तुम मुझे इस तरह का मशवरा कैसे दे सकती हो, जबकि तुम मेरी माँ को बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। तुम जानती हो कि जब मैं सब लोगों के सामने ये बोलूँगी तो मेरी माँ को कितनी तकलीफ होगी। उसने मेरे आंसू साफ किए और मुझे कहने लगी, ये तकलीफ उस तकलीफ से ज़्यादा नहीं है जो तुम सारी ज़िंदगी सहती रहोगी। बेहतर यही है कि अभी थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो और तुम्हारी मामा को भी मैं समझा लूँगी। मुझे यकीन है कि सच जानने के बाद वो बिल्कुल भी तुम्हारे फैसले को बुरा नहीं कहेंगी। मैंने उसे कहा, ठीक है, फिर मैं सब लोगों के सामने इनकार नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मा को ये कहूँगी कि मैं रुखसती नहीं करना चाहती। बेवकूफ़ लड़की, तुम अभी भी उस इंसान के निकाह में हो। जब तक तुम उससे तलाक नहीं लोगी तब तक ये मसला हल नहीं होगा। और वो इंसान ठीक कह रहा है, तुम्हें सब लोगों के सामने ही उससे तलाक लेनी होगी। वो मुझे काफ़ी देर तक समझाती रही। मैं भी उसकी बात मानने के लिए राज़ी हो गई और जब मुझे स्टेज पर बिठाया गया तो थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने सब लोगों के सामने उससे तलाक का मुतालबा किया। मेरी बात सुनकर सब हॉल वालों का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। औरतें एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करने लगीं। उनकी आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कोई औरत मेरी माँ की तरबियत पर उंगली उठा रही थी तो कोई औरत मेरे किरदार पर उंगली उठा रही थी। कोई औरत मेरे शौहर को बुरा भला कह रही थी तो कोई औरत मुझे ही एक गलत लड़की समझ रही थी, जबकि हकीकत इस हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अगर मैं अपने शौहर से मोहब्बत ना करती होती तो मैं इस हकीकत के बारे में सब लोगों को बता देती, मगर उस वक्त मैंने अपने ऊपर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। मेरी अम्मा सुनकर तेज़ी से मेरे पास आई और मेरी बाजू पकड़कर मुझे गुस्से से कहने लगी, अरे ये थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा, ज़रा दोबारा से कहना। मैंने अम्मा को कहा कि मैं इस शख्स से अभी और इसी वक्त तलाक लेना चाहती हूँ। दूसरी तरफ मेरी सास मेरे शौहर का बाजू पकड़कर साइड पर ले गई। न जाने वो मेरे शौहर को क्या कह रही थी। मेरे शौहर के चेहरे के तासुरात बार बार तब्दील हो रहे थे। इधर मेरी अम्मा भी मुझ पर दबाव डालने लगी और मुझे अपनी मोहब्बत के वास्ते देने लगी। अम्मा की कस्मों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने फैसला किया था कि कुछ भी हो जाए अपनी ज़िद पर डट जाऊंगी, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं डट सकी। घर वालों के प्रेशर की वजह से मैं खामोशी से उस इंसान के साथ रुखसत हो गई, जिस इंसान की तरफ अब मैं देखना भी पसंद नहीं करती थी। गाड़ी में जब मैं उसके पहलू में जाकर बैठी तो मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। मैंने अपने लिए क्या कुछ सोचा हुआ था और मेरे साथ क्या कुछ हो गया था। मुझे ज़रा भी सब्र नहीं आ रहा था। मेरी सास इंतहाई गुस्से से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास ने मेरी बाजू पकड़ ली और मुझे कहने लगी, तुम जैसी लड़की इज्जत के काबिल ही नहीं थी। मैंने
सब लोगों के सामने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हें इतनी मोहब्बत दी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। मैंने एक झटके से अपना बाजू उनकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और उन्हें कहा कि ज्यादती तो मेरे साथ हुई है। वो एकदम ही गड़बड़ा गई और मुझे कहने लगी, तुम किस बारे में बात कर रही हो? और तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे साथ तो हमने बहुत बड़ी नेकी की है। इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे शौहर की अच्छी जॉब है, पैसों की रेल पेल है, इसे तुम ज्यादती कह रही हो? मैंने उन्हें कहा कि इस इंसान को मेरा शौहर ना कहिए, जो शौहर कहलाने के काबिल ही नहीं। आपको बहुत अच्छी तरह से पता था कि आपके बेटे में नुक्स है, और ये नुक्स कोई मामूली नहीं था, बल्कि उस नुक्स की बुनियाद पर तो लोग सारी उम्र शर्म से मुंह छुपाकर फिरते रहते हैं। मगर उसके बावजूद भी आप अपने एक नाकारा बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई और फिर उससे मेरा निकाह भी करवा दिया। अब जब मैं उसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रही हूं तो आप सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा रही हैं। अगर मेरी जगह आपकी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स के साथ हो जाती तो फिर आप क्या करती? क्या उसे उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारने की इजाज़त दे देती? ए लड़की, ज्यादा जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि वो मुझे दोबारा से डांटती, मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और उन्हें कहा कि अब खबरदार, जो किसी ने भी मुझे कुछ भी कहने की कोशिश की। मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ और यही आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। अगर मेरे साथ किसी ने भी किसी किस्म की ज्यादती करने की कोशिश की तो मैं सारी दुनिया को आपके बेटे का राज बता दूंगी। उसके साथ साथ मैं सारी दुनिया को ये भी बता दूंगी कि आप दोगली शख्सियत की मालिक हैं। मेरी सास का बस नहीं चल रहा था कि वो मेरा मुंह नोच डाले, लेकिन मुझे उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। काफ़ी देर तक अपने कमरे में बैठी रही, लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर मैं खुद ही अपनी हालत पर हंस रही थी और खुद से ही कहने लगी कि क्या फ़ायदा है अपने शौहर का इंतज़ार करने का। मैं जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली गई और फिर नहाकर सोने के लिए लेट गई। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। उस वक्त मेरी आंखों ने एक और चीज़ से दोस्ती कर ली थी और वो आंसू थे। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और अपने शौहर के साथ गुजारे हुए लम्हात मुझे शिद्दत से याद आ रहे थे। वो दिन मैं नहीं भूल सकती जब मेरा शौहर मुझे मेरे घर लेने के लिए आता था और मैं अपने शौहर के साथ ना सिर्फ खाना खाने के लिए जाती थी, बल्कि आइसक्रीम खाने, और यहाँ तक कि मेरा शौहर मुझे शॉपिंग भी करवाता था। मैं एफएससी में पढ़ती थी जब मेरी सास मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। उनके बेटे ने ही मुझे पसंद किया था और उसके बारे में मुझे मेरी नंद ने ही बताया था। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी। उनके कहने पर ही मैंने जल्दी निकाह कर लिया। निकाह के बाद तो मेरी अय्याशी ही शुरू हो गई। मेरे लिए कीमती कीमती तोहफे आते थे। उसके अलावा मैं मुख्तलिफ जगहों पर घूमने के लिए भी जाती थी। पहले तो अम्मी को यह ठीक नहीं लगता था, लेकिन सास ने अम्मा को समझाया कि इतना भी कुछ बुरा नहीं है। वैसे भी मैं कामरान की बीवी हूँ और कामरान मुझ पर पूरा पूरा हक रखता है। अम्मी कहती थीं कि मुझे डर लगता है कि लोग बातें बनाएंगे। मैंने अम्मा को कहा कि लोगों की बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ दें। जब आप ये आदत अपना लेंगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगेगी। मेरी अम्मी कहती थी, बेटा, लोगों की बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं उस मुआशरे के उसूलों को भी हमने मानना होता है। अगर हम वो उसूल नहीं मानेंगे तो हम इस मुआशरे के फ़र्द नहीं कहलाए जाएंगे। क्योंकि मैं कम उम्र थी, खूबसूरत थी, इसी वजह से मेरा शौहर मेरी बहुत कदर करता था। मैंने तो उस बात पर अपने आप को तसल्ली दी हुई थी कि शादी से पहले ही अपने शौहर को अपने काबू में कर लिया है। शादी के बाद तो मेरी ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। मेरा शौहर सिर्फ मेरी बात मानेगा और मेरे अलावा किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखेगा। मैं उसे नखरे दिखाती थी और उससे अपनी बातें मनवाती थी। ये सब करते हुए मुझे बहुत मज़ा आता था। यही तो वजह थी कि मैं शादी के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थी। मगर अब जब से शादी हो गई तो इतनी तल्ख हकीकत मेरे सामने आई।
जिसको मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो नामर्द है। अगर ऐसी बात होती तो वो पहले ही दिन मुझे बता देता और वो मुझसे अजीब और बहकी बहकी बातें नहीं करता। रात के 3 बजे थे। मुझे शदीद परेशानी हो रही थी। मैंने जल्दी से सारा का नंबर मिलाया, लेकिन सारा का नंबर उस वक्त दूसरी कॉल पर मसरूफ जा रहा था। मुझे हैरानगी होने लगी कि रात के इस पहर वो किससे बात कर रही है। काफ़ी देर के बाद उसने मुझे दोबारा से कॉल की। वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। उसको इतना खुश देखकर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि यहाँ पर मुझ पर एक बहुत बड़ी क़यामत टूटी हुई थी और वहाँ पर जश्न मनाए जा रहे थे। हाँ, तो तुम बताओ, इस वक्त मुझे कॉल क्यों की? तुम्हें तो अभी अपने... ये कहते कहते वो खामोश हो गई। मैंने उसे कहा, तुम बात मुकम्मल कर सकती हो, अब मुझे दुख नहीं होगा। वो कहने लगी, देखो, जितना जल्दी हो जाए उसे अपना नसीब समझकर कबूल कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, या फिर तुम उससे खुला ले लो। सारा की बात सुनकर मैं तड़प उठी। मैंने उसे कहा, मैं उससे खुला नहीं लूंगी। अगर उसने मुझे देनी है तो तलाक ही देगा। मैंने उससे खुला ले ली तो वो हक महर माफ़ हो जाएगा जो उसने मुझे देना है। जहाँ तक मुझे याद है, मेरी माँ ने 1 करोड़ हक महर लिखवाया था। सारा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर लालची औरत हो सकती हो। सारा के मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस वक्त उसे मेरा साथ देना चाहिए था और मेरी दिलजोई करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी मुझे तकलीफ पहुंचा रही थी। मैंने सारा को कहा, अगर तुम मेरे लिए नरमी नहीं दिखा सकती तो कम से कम इस तरह के बुरे अल्फाज भी अपने मुंह से मत निकालो। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अगर तुम तकलीफ में हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम दूसरों को भी तकलीफ देना शुरू कर दो। जब तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे खुला लेने से 2 लोगों की जिंदगी संवर जाएगी, तो तुम क्यों नहीं ले रही? वो रवानगी में बोल गई। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन से 2 लोगों की बात कर रही हो? वो गड़बड़ा गई और कहने लगी, जाहिर सी बात है, तुम्हारी और तुम्हारे शौहर ही की बात कर रही हूं। मुझे उसका लहजा काफी बदला हुआ लग रहा था। मैंने ज्यादा देर तक उससे बात नहीं की और खामोशी से कॉल काट दी और दोबारा से रोने का शुगल करने लगी। सुबह फजर की नमाज के बाद जब मैं बाहर गई तो देखा मेरा शौहर बाहर ही सोया हुआ था। वो अब अपना मामूल बना चुका था। रोज रात को वो मेरे कमरे में नहीं आता था, बल्कि बाहर ही सो जाता था। मैं अपनी सास से या किसी और से इस बात की शिकायत भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि शिकायत लगाने का कोई मकसद नहीं था और शिकायत लगाना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी थी। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे इस बात पर आ रहा था कि अब वो पहले की तरह मेरा ख्याल भी नहीं रखता था और मुझे ज़रूरत के पैसे भी नहीं देता था। अगर मुझे थोड़े से पैसों की भी ज़रूरत होती तो मुझे अपनी सास से राब्ता करना पड़ता। मैंने अपनी सास को कहा कि अगर वो मेरे हकूक़ नहीं अदा कर सकता तो कम से कम अपनी जिम्मेदारियां तो अदा कर ही सकता है। मेरी सास मुझे कहने लगी, खुद ही अपने शौहर से जाकर बात कर लो। जब मैंने अपने शौहर से बात की तो उसने इंतहाई रूखे अंदाज में मुझे कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारे साथ जैसा कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये सब कुछ कबूल कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, या फिर मुझसे खुला ले लो। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। उस रात वो मुझे तलाक देने लगा था, लेकिन मेरी सास ने रोक दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर तलाक हो गई तो एक बड़ी रकम अदा करनी पड़ेगी और वो एक बड़ी रकम इतनी आसानी से नहीं दे सकती थी। दरअसल इन सब लोगों ने ये चाल चली हुई थी कि मैं खुद ही उनसे खुला ले लूंगी, मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई थी। मैंने भी फैसला कर लिया था कि इन लोगों को तिगनी का नाच नचाऊंगी। दिन बहुत ही रूखे और फीके गुजर रहे थे। एक लम्हे के लिए भी सुकून मुयस्सर नहीं था। इस दौरान मेरा अपने घर जाने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि घर वाले भी मुझसे बहुत नाराज थे। मैं जानती थी कि अगर घर गई तो अम्मा से मुझे बातें सुनने को मिलेंगी
और फिलहाल मैं किसी की भी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक और चीज़ थी जो अब मुझे मशकूक लग रही थी। वो ये थी कि मेरा शौहर हर वक्त कॉल पर मसरूफ़ रहता था। एक दिन न जाने मेरे दिल में क्या आया, अपने शौहर को देखकर मैंने सारा को कॉल मिला ली। ये देखकर मुझे झटका लगा कि सारा का भी नंबर बिजी जा रहा था। वो दिन मेरी नज़रों के सामने घूमने लगे, जिन दिनों में मेरे शौहर का मेरे घर में आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था, और उस वक्त सारा भी मेरे पास ही मौजूद होती थी। मेरा शौहर सारा से बातें करता रहता था, और वो कभी कभार तो एक दूसरे में इतने मगन हो जाते थे कि मुझे बिल्कुल ही भूल जाते थे। मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि मैं भी इस कमरे में हूँ, मगर तब मैंने इन तमाम बातों को नज़रअंदाज किया था, और अब यही बातें मुझे तकलीफ पहुंचा रही थी। एक रात न जाने मेरे दिल में क्या आया, मैं अपने शौहर को देखने के लिए चली गई। उसके कमरे में दाखिल होने ही लगी थी कि मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मेरा शौहर उस वक्त किसी औरत से बात कर रहा था और उससे कह रहा था कि फिक्र मत करो, इस लड़की को बहुत जल्द मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। तुम्हें तो पता है कि मेरी माँ किस कदर लालची है, वो इस लड़की को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहती। जी सारा, मेरी जान, मेरी प्यारी होने वाली बेगम, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और तुम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस औरत से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता, और इसका सबूत ये है कि मैंने अभी तक इस औरत को हाथ भी नहीं लगाया। जब मैंने ये सारी बातें सुनी तो मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो, मगर उस वक्त मैंने बेवकूफ़ी नहीं की थी, बल्कि मैंने अक्लमंदी से काम लिया था। सारा के माजी पर मैं काफ़ी अरसे से पर्दा डालती आ रही थी, मगर अब जब उसने मेरा घर तोड़ने में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं की थी, तो मैं उसके माजी से पर्दा उठाने में कैसी शर्म महसूस करती। उसकी बहुत सी चैट्स, बहुत सी तस्वीरें जो उसने दूसरे लड़कों के साथ बनाई हुई थी, वो मेरे पास ही पड़ी हुई थी। मैंने वो सारी तस्वीरें एक अनजान नंबर से अपने शौहर को भेज दी, और फिर उसके अलावा सारा के पुराने बॉयफ्रेंड से भी राब्ता किया और उसे सारा के करतूतों के बारे में बता दिया। वो एक लंबे अरसे से सारा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मुझे भी कॉल्स करता था, लेकिन मैं नज़रअंदाज करती थी। जब वो भी मेरे शौहर के पास गया और उसने मेरे शौहर को अपनी और सारा की वीडियोस दिखाई, तो शौहर के दिल से सारा की मोहब्बत भी उतर गई। ये बातें मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मर्द हमेशा किरदार की बुनियाद पर औरत को चाहता है। जब सारा का किरदार मेरे शौहर के सामने आया तो उसकी हैसियत 2 कौड़ी की हो गई, और फिर उसके बाद मेरी किस्मत भी यकदम ही बदल गई। अब मेरा शौहर मेरे करीब आने की कोशिश करता था, मगर मैं उसे मुंह भी नहीं लगाती थी। मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि उसने मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है। अब वो मेरी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगा था और उसे अंदाज़ा हो रहा था कि उसे कितनी अच्छी बीवी मिली है। एक दिन उसने खुद ही मुझसे अपने किए की माफ़ी मांग ली। मैंने भी ये सोचकर उसे माफ़ कर दिया कि सुबह का भूला जब शाम को वापस आए तो उसे माफ़ कर ही देना चाहिए। मगर मैंने कभी भी अपने शौहर को ये शक नहीं होने दिया कि मुझे उसके और सारा के माजी के चक्कर के बारे में सब मालूम था। दूसरी तरफ सारा मुझे धमकियां दे रही थी कि मैं जानती हूं ये सब तुमने किया है और अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। मैंने इंतहाई इत्मीनान से उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इस तरह की आस्तीन के सांप को मैं दोबारा पालने का रिस्क नहीं ले सकती थी। मैंने अभी माजी में जो बेवकूफ़ी की थी, वो बेवकूफ़ी दोबारा ना करने के बारे में सोचा और अपनी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दे दी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।